किन सप्लायर्स पे नहीं लगेगा एमएसएमई वाला 15 और 45 डेज वाला रूल, जो कि इनकम टैक्स के अंतर्गत बनी हुई है व्यापारियों के लिए बड़ी मुसीबत। पूरी जानकारी लेने के लिए हमेशा की तरह वीडियो एंड तक देखें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट श्रेष्ठ गोदवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इन्वेस्ट नीति पे। ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा एमएसएमई पे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आई बटन पे क्लिक करके हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखें। आइए लेते हैं छोटी सा रिकैप या समरी छोटी सी कि पार्ट 1 में हमने क्या बताया था और एमएसएमई रूल का छोटा सा संक्षिप्त रूप में कंक्लूजन क्या है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नया सेक्शन लाया गया है जो कि 43B क्लॉज H। उसके अंतर्गत आपके बैलेंस शीट में कोई भी एमएसएमई के अंतर्गत माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस क्रेडिटर हैं, उनको आपको पेमेंट करना है हर हाल में 31 मार्च से पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 फरवरी 2024 को अगर सारे क्रेडिटर्स से एग्रीमेंट है तो, और अगर ऐसे भी क्रेडिटर्स हैं जिनसे एग्रीमेंट नहीं है तो 16 मार्च के क्रेडिटर्स की लिस्ट उठा लीजिएगा। सन्डी क्रेडिटर्स की लिस्ट उठा के देख लेनी है। सन्डी क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनका पेमेंट आपने देना है अपने सप्लायर्स का। अब उसमें से सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्रेडिटर्स जिनका बैलेंस 1 अप्रैल 23 को खड़ा है। 1 अप्रैल 23 का बैलेंस, इसमें से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इस सेक्शन का, इसलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को अलग कर दें। अब उसके बाद जो बैलेंस बचता है, यानी कि 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन से लेके 15 फरवरी तक के ट्रांजैक्शन का जो भी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग है जिन क्रेडिटर्स के, उनको एक जगह अलग रख लीजिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो फिल्टर्ड हुए क्रेडिटर्स आए हैं इसमें से सबसे पहले आप देखिए कि क्या कोई ट्रेडर्स भी है। ट्रेडर्स के ऊपर ये रूल लागू नहीं था, उनको भी अलग कर लीजिए। अब जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनमें से ये देखिए कि क्या ऐसे भी कोई क्रेडिटर्स हैं जो कि जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है। अगर 50 करोड़ से अधिक है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, उनको भी हटा दीजिए। अब उसके बाद इस स्टेप के बाद भी जो क्रेडिटर्स बचते हैं उनमें से देखिए कौन से ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है। तीसरी शर्त, वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इनको हर हाल में पेमेंट आपको 31 मार्च से पहले कर देनी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, इंटरनेट पे एक फेक न्यूज़ चल रही है कि सरकार ने ये एमएसएमई वाला रूल 1 साल आगे बढ़ा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अभी कोई ना नोटिफिकेशन ना सर्कुलर सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। ये रूल जैसे था वैसे ही 10 का 10 बना हुआ है। कई व्यापारी भाइयों को हमारे पास फ़ोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि सर इनकम टैक्स को कैसे पता पड़ेगा कि ये एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो भाइयों यहाँ पे बहुत ध्यान दें, खाली आप ही से आने नहीं है, इनकम टैक्स आपसे 2 हाथ आगे है। इनकम टैक्स ने जो नए रिटर्न निकाले हैं उसमें वो हर व्यापारी से उसका एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अगर है तो क्या नंबर है, ये पूछ रहा है। इससे क्या होगा, एक पूरा लंबा डेटाबेस बनाया जाएगा, उसमें तय किया जाएगा कि आपके जो क्रेडिटर्स बाकी हैं उसमें से कौन एमएसएमई है, कौन एमएसएमई नहीं है। अगर है तो उसका कितना पैसा बकाया है। तो ध्यान दें, कुछ भी आप पेमेंट करें 31 मार्च से पहले, जो भी इस रूल के अंतर्गत है इनको जरूर से कर दें। इसका कोई भी विकल्प आपके पास फिलहाल नहीं है। अब आपको ये पूछना होगा अपने हर क्रेडिटर से कि क्या वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या वो मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर है तो उसके बाद क्या उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। अगर ये सब है तो फिर आपको उनको अलग करके उनको पेमेंट हलाल में 31 मार्च से पहले कर देनी है। इसके लिए आपको एक लेटर अपने सप्लायर्स को भेजना है। आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लेटर का फॉर्मेट डाल दिया है, कृपया उसको डाउनलोड करना न भूलें। भेज के उनसे पूछना है, उनको एक निश्चित अवधि का टाइम देना है। उस टाइम में उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ हम रजिस्टर्ड है, अपना नंबर दे दिया। आपको क्या करना है, udyamregistration.gov.in पे वो प्राप्त किया हुआ नंबर एमएसएमई वाला डालना है जो आपको आपके सप्लायर ने दिया है। वहाँ से आपको चेक हो जाएगा कि आपका जो ये सप्लायर या मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है वो या ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है। दूसरा, उसकी क्या वो माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइजेस है। इससे आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। जल्दी से जल्दी उनकी लिस्ट बना ले फटाफट। लिस्ट बनाने से उनको फटाफट आप 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दें।
यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लें। अगर एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं कि आपके कोई सप्लायर है, उसका आपने जो परचेज़ किए गुड्स हैं आप तक पहुँच गए हैं 1 जनवरी को। अगर मान लीजिए आपका एग्रीमेंट उससे है तो आपको मिलेंगे 45 दिन। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको मिलेंगे 15 दिन। अब 45 दिन कैसे जोड़ने हैं? 1 जनवरी से आप जोड़ लीजिए, जनवरी के बचे 30 दिन, फरवरी के बचे 15 दिन, तो आपको हर हाल में 15 फरवरी से पहले पेमेंट कर देनी है। अगर आप 16 फरवरी से 31 मार्च के बीच में पेमेंट करते हैं तो आपको वो खर्चा तो इनकम टैक्स में अलाउ हो जाएगा, लेकिन जो ब्याज पड़ेगा आपको MSMED एक्ट के अंतर्गत वो कितना पड़ेगा? वो 3 गुना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 3 गुना। किस चीज़ का? RBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय चल रहा होगा उसका 3 गुना ब्याज आपको देना है। तो और इसमें एक सबसे बड़ी दूसरी जो दंडनात्मक चीज़ है वो ये है कि वो जो इंटरेस्ट है वो आपको इनकम टैक्स में अलाउ भी नहीं होगा। ये MSMED एक्ट सेक्शन 23 के अंतर्गत आता है। पहला, एक तो आपको 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा, दूसरा जो ब्याज आप देंगे वो आपको इनकम टैक्स में अलाउ भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपको दोहरा नुकसान। इसीलिए 45 दिन खत्म होने से पहले ही इनको पेमेंट कर दें आप हर हाल में। एक आखिरी चीज़ दोस्तों बतानी है आपको, अगर आपने कोई ऐसा सप्लायर है जिसके फ़र्ज़ करिए आपके बकाया हैं 18 लाख, आपने 31 मार्च से पहले उस आपके 45 दिन ख़त्म हो रहे थे और आपने क्या किया, उसको सिर्फ 8 लाख दिए, तो आपके इनकम टैक्स में जो भी खर्चा आपने बुक किया है उससे संबंधित खाली 8 लाख अलाउ होगा, 10 लाख डिस अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ व्यापारी भाई कहते हैं सर अगर 1 साल में डिस अलाउ हो गया तो क्या हुआ, अगले साल तो इनकम टैक्स आपको ये अलाउ कर देगा ना। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, 1 साल डिसअलाउ होगा, अगले साल आपको भले अलाउ हो जाएगा, लेकिन जो इस साल आपको डिसअलाउ होगा उसमें आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स। अगर आप 30% टैक्स में है, अगर आप जो भी आपका टैक्स रेट है, एक तो आपका वो टैक्स चला गया, दूसरा आपका प्रॉफिट इस साल बढ़ जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जो अगला साल आएगा आपका, उसमें जो वो खर्चा आपने तब पेमेंट नहीं की थी, अगले साल पेमेंट की है, अगले साल वो खर्चा अलाउ तो हो जाएगा, लेकिन अगले साल आपका प्रॉफिट ड्रास्टिकली लो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसी साल आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किसी साल आपका प्रॉफिट घट जाएगा। अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो बैंक वाले आपको लोन के जो रीपेमेंट होता है उसका रेशियो कैसे देखेंगे, ग्रोथ का रेशियो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफ़ी इरेटिक हो जाएगा। कभी प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, कभी प्रॉफिट घट जाएगा, हर साल आपके साथ ऐसा होता रहेगा। तो एक ग्राफ प्रॉपर नहीं बन पाएगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो बैंक वाले देखते हैं लोन देते समय। तो ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है, ये कई तरीके से आपको इफेक्ट करेगा, इसलिए कोशिश करें कि इसका आप हर तरीके से कंप्लायंस जरूर करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे यूजफुल कंटेंट को फॉलो करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगला आप वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।